किस्मत मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, है कातबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदार अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर लेट, मेरी तरफ ना नेटवर्क का आज बहुत ज्यादा इशू था, तो दूसरी सिम पे मैंने की है। तिलावत आप लोग कर चुके हैं ना? मैम नात और तिलावत मैम जी हो चुकी है। अब सर ने बाकायदा ये सेशन शुरू करना है। ठीक है, आपको स्क्रीन शो होना स्टार्ट हुई है? नहीं मैम, अभी नहीं हो रही। चलिए मैं दोबारा करती हूँ। मेमुना एडमिट करती जाएं, क्योंकि मेरी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो देर से होंगे लोग। जी मैम, मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? जी सर, सो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 16 का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स की पुरजोर फरमाइश थी कि हमें ग्रामर, बयानोबदी और इस्तिलाहात स्टार्ट से कराई जाए। तो पहली मारूजी है कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 6,809 जुबानें वजूद में आ चुकी हैं। इस दुनिया में तकरीबन 6,809 ज़बानें वजूद में आ चुकी हैं। इनकी तफसील मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ है। कोई कहते हैं कि 7,000 से ज़्यादा हैं, कुछ कहते हैं कि 7200 के करीब हैं, लेकिन यह कन्फर्म है कि 6,809 ज़ुबानें अब तक दुनिया में वजूद में आ चुकी हैं। तो इनमें से कुछ जुबानें डेड हो चुकी हैं, मुर्दा हो चुकी हैं, इस दुनिया से नापैद हो चुकी हैं, और कुछ जुबानें दुनिया में जिंदा हैं। तो माहिरीन लिसानियात ने लिसानी खुसूसियात की बिना पर दुनिया की तमाम जुबानों को 8 बड़े खानदानों में तकसीम किया है। ये 8 खानदान मैंने पहले भी बताए थे, दोबारा भी बता देता हूँ। सामी खानदान, हिंद चीनी खानदान, द्रावड़ी खानदान, मोनड़ा खानदान, बांतो खानदान, अमरीकी खानदान,
मलायाई खानदान और हिंद यूरोपी खानदान। तो 6809 जुबानों में से जुबानों को 8 खानदानों में तकसीम किया गया है। इन 8 खानदानों में सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी खानदान में लातीनी, यूनानी, इतालवी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और फारसी और बंगाली जबानों समेत कुल 209 जबानें हैं इस खानदान में। दुनिया में कुल 6809 जबानें, इनको 8 खानदानों में तकसीम किया गया है। सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, इतालवी, लातीनी और यूनानी जुबानें शामिल हैं। दूसरी मारूजी है कि उर्दू का शुमार किस गिरोह में होता है और किस खानदान में होता है। ये हिंद आर्याई गिरोह है और हिंद यूरोपी खानदान है। अक्सर ये मारूजी पूछी जाती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा। तो दुरुस्त जवाब है कि उर्दू का ताल्लुक हिंद आर्याई गिरोह के हिंद यूरोपी खानदान से है। ये 2 सवालात लिसानियात के हवाले से थे, लिंग्विस्टिक्स के हवाले से थे। अब ग्रामर या कवायद का हिस्सा देखते हैं। पहला सवाल है कि 2 या 2 से ज्यादा हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। लफ्ज के लुग़वी मतलब होते हैं फेंकना, क्योंकि मुंह से हम आवाज फेंकते हैं और उस आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज 2 किस्म के होते हैं, कलमा और मुहम्मल। ऐसा लफ्ज कि जो बामानी हो, जिसके मानी समझ में आ जाए, उसको हम कलमा कहते हैं। और ऐसा लफ्ज कि जिसके मानी समझ ना आए, उसको हम मुहम्मल कहते हैं। और ये जो कलमा या बामानी लफ्ज होता है, ये 3 किस्म का होता है, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म आपको पता है, किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को कहते हैं। और इसमें फाइल किसी काम करने वाले को कहते हैं। तो ये 5 मरूजियां हो गई हैं। 6 हमने पढ़ा है कि दुनिया में कुल 6809 ज़बानें हैं। उनको 8 खानदानों में तकसीम किया गया है। सबसे बड़ा खानदान हिंद यूरोपी है। हिंद यूरोपी में उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली, इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी, ये चीज़ें शामिल हैं। फिर हमने पढ़ा कि लफ्ज़ के लुग़वी मानी है फेंकना। 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। फिर हमने बेमानी भी हो सकता है। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो बामानी लफ्ज़ कलमा है, इसकी मज़ीद 3 हिस्से होते हैं, 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। जी मैडम साहब, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया जी? जी सर, बिल्कुल सर। जी सर, शो करती है नेक्स्ट स्लाइड।
जी मुझे शो नहीं हो रही। मैम हम भी शो नहीं जी एक बच्चा बताए सर शो तो 1-2 मिनट मैम के बाद सर शो हो जाएगी, वैसे शो हो रही है। मैं पढ़ देती हूँ। 8 हुस्न के तख्लीकी इजहार का हुनर आर्ट कहलाता है। आर्ट के ज़मरे में रक्स और बुत तराशी आती है। लाइट तो शो नहीं हो रही। 1-2 मिनट तक शो हो जाएगी। शो हो रही है, बाजू पास नेटवर्क की वजह से मैम देर हमें से भी शो शो नहीं हो होती रही। है। भाई शो सब्र नहीं हो रही करें, मैम। सब्र 2 मिनट। जी नेक्स्ट मरूजी है कि आर्ट किसे कहते हैं। आर्ट अंग्रेजी में ART आर्ट जिसको कहा जाता है। आर्ट का मतलब होता है फन या हुनर। किसी भी हुस्न के तख्लीकी इजहार को आर्ट कहा जाता है, या दूसरे लफ्जों में इसको हम फनून लतीफ़ा भी कह सकते हैं। फनून लतीफ़ा, आर्ट, तख्लीकियत, क्रिएटिविटी, हुस्न का तख्लीकी इजहार, ये जुमला याद रखना। हुस्न के तख्लीकी इजहार को आर्ट कहा जाता है। तो आर्ट दरअसल किसी भी हुस्न के तख्लीकी इजहार का नाम है। आर्ट में शायरी, मुसव्वरी, मौसीकी, रक्स और बुत तराशी, ये 5 चीजें शामिल हैं। फनून लतीफ़ा में भी यही 5 चीजें शामिल हैं और आर्ट में भी यही 5 चीजें शामिल हैं। ये तो सर हुस्न के तख्लीकी इजहार का नाम नेटवर्क जो है ना, आर्ट है। इसकी वजह से 2 मिनट आ रही। अब इल्म बयान व बदी का हिस्सा देखते हैं। इल्म के हवाले से जितनी भी टर्म्स हैं, शेरी इस्तिलाहात हैं या नसरी इस्तिलाहात हैं, सारी अरबी से मुस्तार अल्फाज से मिलकर बनी हैं। मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ, तलमीही, तजनीस, तजाद, बयान, बदी, ये सारी चीजें, ये सारे अरबिक वर्ड्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अरबी में 12 उलूम मशहूर हैं, जिनमें से एक इल्म बयान व बदी भी है। बदी बेदाल ऐन से निकला है लफ्ज। अरबी में जो लफ्ज मुश्तक होता है, उसका जो मादा होता है वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। जैसे दर है, 2 हरूफ पर मुश्तमिल है, अब इसको अरबी नहीं कह सकते। अरबी हरूफ आम तौर पर कम से कम 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है अरबी लफ्ज, जो कि उसका मादा कहलाता है। जैसे तनकीद नक्द से निकली है, नून काफ दाल से, नक्द। जैसे इल्म होता है ना, ऐन लाम मीम इल्म, इसी से फिर और लफ्ज बनते हैं, आलम, मालूम। तो बदी
ये अरबी जुबान का लफ्ज है। बेदाल ऐन से निकला है। इसके मानी होते हैं निराला या अनोखा। कलाम को खूबसूरत बनाने के तरीकों का मुतालिया इल्म बदी में किया जाता है। सनाए और बदाए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। सनत की जमा सनाए है। सनत का मतलब होता है हुनरमंदी या कारीगरी। एक शायर अपने कलाम को संवारने के लिए सनाए और बदाए से काम लेता है, मुख्तलिफ हुनरमंदी दिखाता है, कलाम को खूबसूरत बनाता है, सजाता है, संवारता है। सनाए की दो अकसाम होती हैं, सनाए लफ्जी और सनाए मानवी। सनाए मानवी में सनत इहाम, सनत तजाद, मुरात नज़ीर और सनत मुबालगा ये शामिल है। जबकि सनाए लफ्जी में सनत तजनीस, सनत तकरार, सनत तलमीही ये सनतें शामिल हैं। सनाए मानवी में मानवी खूबी पैदा की जाती है, जबकि सनाए लफ्जी में लफ्जी खूबी पैदा की जाती है कलाम के अंदर। तो हुस्न का तख्लीकी इजहार का नाम आर्ट है। आर्ट में 5 चीज़ें शामिल हैं। बदी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बेदाल आइन से बना है, कलाम को खूबसूरत बनाना। सनाए हुनरमंदी इसका मतलब होता है, इसके 2 अकसाम हैं इसकी, सनाए मानवी, सनाए लफ्जी। सनाए मानवी कलाम को मानवी लिहाज से खूबसूरत बनाना, सनाए लफ्जी कलाम को लफ्जी लिहाज से खूबसूरत बनाना। तो सनाए मानवी में इहाम, तजाद, मुरातुन नज़ीर और सनत मुबालगा आते हैं, जबकि सनाए मानवी में सनाए लफ्जी में सनत तलमीही, सनत तकरार और सनत तजनीस आते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड मैडम साहबा। पहली मरूजी है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख आज डॉक्टर सलीम अख्तर से कि बर्ग व बार के क्या मानी हैं। बर्ग कहते हैं पत्ते को और बार कहते हैं फल को, तो बर्ग व बार के मानी होंगे पत्ते और फल। दूसरी मरूजी पढ़ चुके हैं कि गज़ल में मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। गज़ल अलाइम और रमूज की जुबान है। याद रहे अलामत की जमा अलाइम है और रम्स की जमा रमूज है। ये रमूज है, रमूज नहीं है। रे पर पेश है और मीम पर भी पेश लगा है। अलामत की जमा अलाइम और रम्स की जमा रमूज। नेक्स्ट मरूजी सर है आपको कि स्क्रीन दुरुस्त है। सर स्क्रीन जी शो हो रही है आपको? जी स्क्रीन हो रही है मुझे। ठीक है सर। नेक्स्ट मरूजी है दुरुस्त लफ्ज बताना है। खाकिस्त्री, खाकिस्त्री मिट्टी जैसा रंग, खाकिस्त्री। गालिब का एक मशहूर शेर है, कुमरी कफे खाकिस्तरो बुलबुल कफस रंग। कुमरी कफे खाकिस्तरो बुलबुल बुलबुल कफस रंग। ए नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। कुमरी एक ऐसा परिंदा है जो मिट्टी के रंग जैसा होता है
कफे खाकिस्तार, कफ कहते हैं झाग को। और बुलबुल एक रंगदार परों वाला एक परिंदा होता है। कुमरी के बारे में कहा जाता है कि ये सार्व एक दरख्त होता है, उसका आशिक होता है और ये हर वक्त कू कू की सदा करके अल्लाह की तस्बीह बयान करता है और इसकी कू कू को शोरा किराम आहो फरियाद से तस्बीह देते हैं। इसी तरह बुलबुल बुलबुल भी एक रंगीन परिंदा होता है और बुलबुल के नाले को आहो फरियाद से तस्बीह दी जाती है। गालिब कहते हैं कि कुमरी की आहो फरियाद ने उसको खाकिस्तर कर दिया है, राख में तब्दील कर दिया है। हमें उसके रंग से पता चल रहा है कि कुमरी अपने नाले की वजह से जल चुकी है। इसी तरह बुलबुल भी नाला आहो फरियाद करता है तो उसके रंगीन परों से पता चलता है कि उसका वो भी उसके आहो फरियाद का पता उसके रंगीन परों से चलता है। मगर अफसोस कि मेरे जो जिगर पे निशान है, मेरे दिल से निकलने वाले जो आहो फरियाद है, जो नाले हैं, उनका कोई निशान बाकी नहीं है। यानी किसी को इल्म ही नहीं कि मैं कितने मसाइब में मुब्तला हूँ, इश्क में झुलस रहा हूँ, जालिम और जाबिर महबूब के जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर मेरे जिगर सौख्ता की कोई निशानी भी ज़ाहिर नहीं हो रही। तो निशान जिगर सौख्ता डॉक्टर सलीम अख्तर की खुद नविश्त का नाम भी है। तो इस शेर का मफहूम अब आपको समझ आ गया होगा। कुमरी कफे खाकिस्तर और बुलबुल कफस रंग, ए नाला निशान जिगर सोख्ता क्या है। तो गालिब कहते हैं कि कुमरी का जो नाला है उसने उसे राख में तब्दील कर दिया, बुलबुल के नाले ने उसे रंगदार बना दिया, मगर अफसोस मेरे दिल के नाले किसी पर ज़ाहिर नहीं हो सके। इस शेर की तशरीह अल्ताफ हुसैन हाली को भी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने सेंड की थी। इसके बहुत से पहलू बन सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा मशहूर पहलू है वो मैंने आपको बता दिया है कि शायर का दिल इश्क में झुलस रहा है और उस पर निशान भी पड़ चुके हैं, वो जल चुका है, मगर अफसोस उसके निशान वाज़े नहीं हैं जैसे कुमरी और बुलबुल के निशान वाज़े हैं। और सर उसके निशानों में मजा ये भी है कि दोनों को वो जाहिर कर रहा है, खाक के और उसके नाले रंगीन को भी, सोख्ता भी है और जख्मी भी है दिल। थोड़ा सा इजाफा कर दिया सर ने। वैसे अल्ताफ हुसैन हाली का एक शेर है कुमरी के ऊपर, बड़ा खूबसूरत, वो मुझे बहुत पसंद आया। कब को कुमरी में है झगड़ा के चमन किसका है। कबक कहते हैं चकोर को, कबक नहीं है। सरेकी में वो बतख को कहते हैं ना कबक या कब की, हालांकि दुरुस्त लफ्ज है कबक। ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस, सर ये मुझसे नहीं पढ़, जबरदस्त। फर्स्ट ईयर के सिलेबस तलफ़ुज़ फिर बता दीजिएगा, तलफ़ुज़ फिर बता दीजिएगा। मैंने कहा काबुक, काबुक। अक्सर लोग इसको कबक बोलते हैं जो कि गलत है, काबुक है। कब कहते हैं चकोर को। तो अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि कब को कुमरी में है झगड़ा के चमन किसका है।
अब कुमरी और चकोर आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि चमन मेरा है। वो कहती है चमन मेरा है, चकोर कहता है कि चमन मेरा है। कब को कुमरी में है झगड़ा कि चमन किसका है। कल बता देगी खिज़ां ये कि वतन किसका है। यानी खिज़ां ही फैसला करेगी कि चमन किसका है। वाह सर। कब को कुमरी में है झगड़ा कि चमन किसका है। कल बता देगी खिज़ां ये कि वतन किसका है। कब को कुमरी में है झगड़ा कि चमन किसका है। कल बता देगी खिज़ां ये कि वतन किसका है। कोशिश किया करें शेर को वजन में पढ़ने की। अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो देखिए इसमें कितना वजन है। कब को कुमरी में है झगड़ा के चमन किसका है। कल बता देगी खिज़ां ये कि वतन किसका है। लोग दास्ताने हैं कुछ। हीर रांझा, सोनी माहीवाल, ससी पुनो, मिर्जा साहिबा, यूसुफ जुलेखा। हीर रांझा के खालिक हैं वारिस शाह। ये दास्तानें बताने की जरूरत तो नहीं है, ये मशहूर आम है, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, आपको याद भी होंगी। सोनी माहिवाल लिखी है सैयद फजल शाह ने, और ससी पुनो और मिर्जा साहिबा और यूसुफ जुलेखा के खालिक हैं हाफिज बरखुरदार। तो एक बच्चे ने सवाल किया था कि सर, जितनी भी लोक दास्तानें हैं, इश्किया लोक दास्तानें हैं, उनमें खातून का नाम पहले क्यों है। तो मैंने उनसे कहा कि बुनियादी तौर पर ये जो दास्तानें हैं ये लोकगीत की शक्ल में लिखी गई हैं, और गीत खालिस्तान हिंदुस्तानी सिन्फ सुखन है। और गीत की खूबी यह है कि इजहार इश्क हमेशा औरत की तरफ से होता है। दूसरी बात ये मशरक का ये हुस्न भी है कि वो औरत को इज्जत और तकरीम देते हैं, इसलिए उसका हवाला पहले आया है। तो सवाल अब ये है कि मिर्जा साहिबा में फिर मिर्जा का नाम पहले क्यों आया है। तो आप देखें कि बाकी तमाम दास्तानों में औरत वफा करती है, मिर्जा साहिबा में औरत बेवफाई करती है, इसलिए मर्द का नाम जो है वो पहले आया है। तारीख अदबियात मुसलमानान पाको हिंद। सर ये मीर शफक काफी देर से हैंड रेज करके खड़ी हैं, पता नहीं कुछ कहना चाह रही हैं। सॉरी मैंने दरमियान में बोल दिया। आपकी क्लास फेलो। जी जी। हाँ जी, उनसे कहें क्या कहना चाहती हैं। जी मिस शफक बोलें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल आ रही है। आवाज आ रही है? मैम मेरा जी आ सवाल रही है, था बोल। कि जो लोक दास्तानें हैं उनका जो आगाज हुआ था वो आम दास्तानों से पहले हुआ था या उन्हीं के दौरान हुआ था। ये लोक दास्तानें ज्यादा कदीम हैं, क्योंकि ये सदियों से सीना ब सीना नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही है। तो ये लोक दास्तानों का आगाज तो उस वक्त हो गया था कि जब लोग शिकार के लिए जाते थे और शाम को वापस आते तो मुहैयरुल अकूल चीजें जो देखते उनको फिर वो अपने अहले खाना से बयान करते, अपने दोस्तों के दरमियान बयान करते। तो ये जो लोक दास्तानें हैं ये ज्यादा कदीम है। शुक्रिया सर। मीर तकी मीर के हकीकी भाई का नाम क्या था। मीर तकी मीर के जो वालिद थे मोहम्मद अली मुत्तकी, एक दरवेश इंसान थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी या पहली बीवी से एक बेटा मोहम्मद हसन और एक बेटी पैदा हुई थी, और दूसरी शादी से 2 बेटे पैदा हुए थे।
एक मीर तकी मीर और दूसरे मोहम्मद रजी। तो खुद मीर तकी मीर ने भी 2 शादियां की थी। पहली बीवी से फैज अली अर्श, फैज अली कल्लू अर्श और एक बेटी पैदा हुई थी, और दूसरी बीवी से एक बेटा हसन अस्करी पैदा हुआ था। तो फैज अली कल्लू अर्श और हसन अस्करी दोनों शायर थे, अच्छे शायर थे। फैज अली का तखल्लुस अर्श था और हसन अस्करी का तखल्लुस ज़ारा था, ज़ारा। तो ये थी मीर तकी मीर के खानदान की मालूमात। दोबारा सुन लें। मीर तकी मीर शादियां की थी। पहली बीवी से मोहम्मद हसन और एक बेटी पैदा हुई। दूसरी बीवी से 2 बेटे मोहम्मद तकी और मोहम्मद रजी पैदा हुए, यानी मीर तकी मीर और मोहम्मद रजी पैदा हुए। उसके बाद मीर तकी मीर ने भी 2 शादियां की थी। पहली बीवी से एक बेटी और एक बेटा फैज अली पैदा हुए, और दूसरी बीवी से सिर्फ एक बेटा हसन अस्करी पैदा हुआ। सर इनकी बेटी का नाम सकीना था। जी, इनकी बेटी का नाम सकीना था। सकीना मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बेटी का नाम था, जिसकी बेवक्त मौत के बाद वो जो है ना जुनून का शिकार हो गए थे। इनकी जी बेटी का नाम अगर किसी को याद है तो पत्नी कौन सी बेगम था? शमीम बेगम, शमीम बेगम शमीम था। बेगम सर। और कुछ लोग, जी जी, कुछ लोग उसको फर्जी भी कहते हैं कि बेटी नहीं थी। नहीं, वो ठीक बेटी हो तो गया। थी, लेकिन वो शेर को फर्जी कहा जाता है कि वो जो उन्होंने शेर लिखा था ना उनकी बेवक्त मौत पे, जी सर, ना भूले। वो असबाबे कफन में वो देना भूल गए हम, असबाबे शादी में इस अब तरह करके ख्याल था। आया ए आरामे जहाँ इस नामुराती में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम असबाबे शादी में। असबाबे शादी में। यस, बिल्कुल यही शेर था। और ये चूंकि वो कहते हैं कि ये फर्जी शेर है। नेक्स्ट मरूजी है रिसाला असरार सलात। रिसाला असरार सलात ये ख्वाजा मीर दर्द की पहली तसनीफ थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में हालत एतकाफ में लिखी थी। तीसरा है कसीदा तज़हीक रोजगार। ये मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का हजविया कसीदा है। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकरीबन कोई 43 कसायद लिखे थे। और ये भी कहा जाता है कि मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने 10 हजवियात लिखी थी, जिनमें से एक हाजब जो है ये घोड़े की भी थी। ये गैर शख्सी हाजब थी, घोड़े की। ये घोड़ा इख्तियारा था मुगल निज़ाम सल्तनत और मुगल फौज का। मुगल फौज पर मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने तंज किया था, और कहते हैं कि ये जो हजविया कसीदा है ये गालबान अपने अहद जवानी में ही मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने लिखा था, और 1750 में लिखा था। कहा जाता है कि घोड़े के बलबूते पर मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने मकामी फौज को शिकस्त दी थी, और मुगल सल्तनत के जवाल की अलामत था यह घोड़ा।
क्योंकि कहा जाता है कि जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हो गई तो मुगल खजाने में फौज को देने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो बहुत से सिपाहियों ने फौज की मुलाजमत तर्क कर दी और इसके मुआश के दूसरे जराए इख्तियार किए। और खास तौर पर कहते हैं ना कि या खाए घोड़ा या खाए रोड़ा, तो घोड़े पर काफी खर्च आता है, तो रकम ना होने की वजह से, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं मुगल सल्तनत डिफॉल्ट कर गई थी। उनके पास घोड़ों को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे और वो जो घोड़े थे वो भूख की वजह से फिर लागर और खस्ता हाल हो गए थे तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने अपनी इस हाजिब में उसी घोड़े की कसमा पुरसी की हालत बयान की है। यानी दूसरे लफ्जों में उस दौर की सियासी, मुआशी और फौजी बदहाली का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट मरूजी है सर मीर के कलाम में मसनवियों की तादाद। कुलियात मीर में मसनवियों की तादाद 35 है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक, जबकि डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक और दूसरे नकादों के मुताबिक मीर की मसनवियों की तादाद 37 है। ताबा, इनका पूरा नाम था अब्दुल हाई ताबा। कहते हैं कि ये उर्दू अदब के हसीन तरीन शायर थे और जितने भी तस्करे लिखे गए और उन तस्करों में अब्दुल हाई ताबा का जिक्र आया है, तो इनकी खूबसूरती का जिक्र जरूर आया है। ये इतने हसीन थे कि इनको यूसुफ सानी भी कहा जाता था, मगर कसरत शराब नोशी के बायस ये सिर्फ 34 साल की उम्र में ही इंतकाल कर गए थे। नेक्स्ट मारूजी है सौज। पहले तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? मीर। असल में ये इनका असल नाम था, मोहम्मद मीर इनका असल नाम था। एक मरतबा फेसबुक पे भी किसी ने पूछा हुआ था कि वो कौन से शायर थे जो मीर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। तो मोहम्मद मीर इनका असल नाम था। ये पहले मीर तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस मीर से सोज रख दिया, मोहम्मद मीर सोज दहलवी। अहले ईमा सोज को कहते हैं कि काफिर हो गया। अहले ईमा सोज को कहते हैं काफिर हो गया। आह या रब, राज दिल उन पर भी जाहिर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मारूजी है जी मैडम साहब इसको पढ़िए। जी सर। आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर के उस्ताद जो मलकुल शोहरा के रुतबे पर भी फाइज थे, कौन थे? ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ थे, जिनको शाह आलम सानी ने खाकानी हिंद का खिताब दिया था और बहादुर शाह जफर ने इनको मलिक शोरा का खिताब दिया था। मौलाना जफर अली खान और मौलाना इस्माइल मीरठी अपनी मंजूमात में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? बिल तरतीब ये बताना है सर। शोरा अपने तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या खूब अमीर फैसल को सन
तोशी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन ना सका। ये सनोसी कौन थे सर? जी ये जी सर। बाल जिब्रील की एक गजल है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, वो जो लाहौर में मस्जिद शब भर बनाई थी इन्होंने, आज भी मौजूद है और जी उसका सर। नाम मस्जिद शब भर है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। क्या खूब अमीर फैसल को सनोसी ने पैगाम दिया, तू नामो नसब का हजाजी है पर दिल का हजाजी बन न सका। इसका आखिरी शेर है कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सका। अब इस शेर में दो पर्सनैलिटीज का जिक्र किया गया है। एक है अमीर फैसल और दूसरे हैं सन्नोसी। ये गजल ये शेर दो मुतजाद किरदारों को ज़ाहिर कर रहा है इस्लाम के हवाले से। एक है अमीर फैसल, जिनको शरीफ मक्का का लक़ब भी दिया गया था और इनका असल नाम था सैयद हुसैन। शरीफ मक्का अमीर फैसल, शरीफ मक्का सैयद हुसैन इब्ने अली हाशमी, ये इनका असल नाम था। तो दरअसल हुआ ये था कि आपको पता है कि 1924 में बरतानिया ने तुर्की के हिस्से बखरे करना शुरू कर दिए थे और फिर ये जो सऊदी अरब था ये तुर्की के मातहत था। वहाँ पर फिर बरतानिया ने बगावत पैदा करवा दी थी और आले सऊद जो है वहाँ पर हुक्मरानी करने लगा सऊदी अरब में। तो चूंकि इन्होंने खिलाफत के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए इकबाल उनसे नाखुश थे। एक तो ये, दूसरा ये कि ये यहूदी फलस्तीन का एक तस्वर था अमीर फैसल ने। अमीर फैसल शरीफ मक्का सैयद हुसैन इब्ने अली हाशमी ने अंग्रेजों के साथ, वाइज मैन एक अंग्रेज था, उसके साथ एक मुआहदा किया था। उस मुआहदे के तहत अरब और अरब के करीबी इलाके इनको अता किए गए और वो जो फलस्तीन का इलाका था वो यहूदियों को दे दिया गया। तो यहूदी फलस्तीन की इजाज़त इन्होंने दी थी। मैंने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा कि इसकी क्या वजह थी। वो ये कि अरब के जो लोग हैं वो फलस्तीनियों को गैर अरब तस्वर करते थे, इसलिए उनके दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तो एक तो जब अमीर फैसल ने, शरीफ ऑफ मक्का ने यहूदी सल्तनत की इजाज़त दी इस पर, दूसरा तुर्की की खिलाफत के खिलाफ इन्होंने बगावत की, तो उस पर इकबाल काफ़ी नाराज़ हुए और ये शेर लिखा। और फिर कहते हैं कि जब शरीफ मक्का अमीर फैसल सैयद हुसैन इब्ने अली हाशमी मिट्टी क्यों हटाओ सैयद हुसैन इब्ने अली कपड़े उठी। सर आप अपना माइक ऑन कर लें, मैंने म्यूट कर दिया था सबको। चार लोग म्यूट करने पे लगे होते हैं, ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये दरमियान में पता नहीं माइक का कान के साथ क्या कनेक्शन है। सॉरी सर, ऑफ हो गया माइक।
अच्छा, सर का समझाने का अंदाज देखें सर, मैं एक थोड़ा सा बोल रही हूँ कि जो शेर पढ़ते हैं उसके शुरू वाला आखिर वाला उसकी मुकम्मल तफसीलात बताते हैं, तो फिर भी तैयारी नहीं हो सकती तो क्या कहें। माशाल्लाह इतना जबरदस्त समझाते हैं सर कि मैं तो हैरान ही होती हूँ। मेरे ख्याल में सर का माइक ऑन हो गया है। जी सर। जी मेरी आवाज पहुंच रही है मैडम? जी सर पहुंच रही है। तो मैं ये कह रहा था कि तारीख, जोग्राफिया और अदब ये एक दूसरे से जुदा नहीं है। तो अगर आपने अदब पर दस्तरस हासिल करनी है तो आपको तारीख और जोग्राफिया का इल्म भी होना चाहिए। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि 1924 में बरतानिया ने तुर्की के हिस्से बखरे किए, अरबों ने बगावत की, अमीर फैसल शरीफ मक्का ने यहूदी सल्तनत के क़याम की इजाज़त दी। उस अमीर फैसल को लीबिया के सन्नोसी कबीले के रहनुमा मोहम्मद इदरीस ने एक ख़त भी लिखा था। तो ये शेर उसी ख़त की तरफ इशारा है। क्या खूब अमीर फैसल को सन्नोसी ने पैगाम दिया, तो नामो नसब का हजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। तो वो ख़त मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल सका जो कि लीबिया के सरबराह और सन्नोसी कबीले के रहनुमा मोहम्मद इदरीस ने अमीर फैसल को भेजा था। अगर किसी के पास वो ख़त मौजूद हो तो काइंडली मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। सर हमारे तो पास कहाँ मौजूद है, आपने कहीं ना कहीं से ढूंढ लेना है। वो असल में सर थोड़ा, दोबारा बताइए खत का। जी ये जो शेर है ना, इस शेर में जो लिखा है ना कि सन्नोसी ने पैगाम दिया था अमीर फैसल को, तो दरअसल एक खत लिखा था। अब दो चीजें जी मैं सर। आपके साथ बता चुका हूँ। एक वो जो रंगीन ने शैतान का कसीदा लिखा था वो आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड करना है, और दूसरा ये अमीर सनोसी का खत आपने मुझे प्रोवाइड करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मरूजी पढ़िए मैडम साहबा। तो ये तो अब आपको जी क्लियर सर। हो गया ना कि पूरा पस मंजर, शेर बिल्कुल का सर, पस मंजर भी और तारीख भी और शरीफ ऑफ मक्का अमीर पढ़ने का फैसल अंदाज भी सर। भी और सनोसी भी और उसका ताल्लुक भी और उसका नाम भी, ये सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। तो बच्चे कहते हैं कि जी हमने कलीद को 5 मरतबा पढ़ा है। पढ़ना और चीज़ होती है। मैं कहता हूँ कि 5 मरूजियाँ पढ़ो लेकिन बेहतरीन पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन मियारी पढ़ो। तो 5 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि बंदा एक किताब पढ़ ले लेकिन सोच समझकर और अच्छे तरीके से। रशी के फाकों से न टूटा बरहमन का तलस्म, आसान हो तो कलीमी बेकार बेबुनियाद। सर रशी और बरहमन के बारे में बताना है। जी यहाँ पर रशी तो कहते हैं उस साधु को, मतलब जो हिंदुओं का मजहबी पेशवा होता है, साधु होता है, जो सारी जिंदगी मतलब एक धोती में गुजार देता है। और गांधी जी को देखें, गांधी जी भी ऐसे ही थे। वो भी साधु ही थे, लेकिन वो अपनी कौम को जात पात के फर्क से ना निकाल सके। यहाँ ब्राह्मण से मुराद ऊंची जात के हिंदू हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी भी जात पात के मुखालिफ थे। तो इकबाल यही कह रहे हैं कि गांधी की रहनुमाई का क्या फायदा कि वो इक्वालिटी या मसावात ही पैदा ना कर सका। सच कहते हैं कि जब तक ताकत और पावर ना हो तो कार बेबुनियाद होती है। तो उस तरफ भी इशारा है। ये जो ब्राह्मण हैं जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटे थे,
और इनकी जो बहन थी विजय लक्ष्मी, पंडित विजय लक्ष्मी, आप सबको पता है, आपने जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा, वो पहली खातून, अक़वाम मुत्तहिदा की पहली खातून जनरल सेक्रेटरी थी। तो ये इसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और आपको पता है कि हिंदू में जात पात के दर्जे हैं, 4 उनको तबकात में तकसीम किया गया है। आज भी वो तबकात मौजूद हैं। ब्राह्मण हैं, शेष हैं, स्त्री हैं, और वेद हैं, और शूद्र हैं। ब्राह्मण जो हैं ये ऊंची जात के हिंदू होते हैं। मुल्क का नज़्म व नस्क इनके जिम्मे होता है, हुक्मरानी यही करते हैं। तो इकबाल यही कह रहे हैं कि अफसोस गांधी हिंदुस्तान में जात पात के निज़ाम को ख़त्म ना कर सका। जी सर, टाइम तो 4 मिनट ऊपर हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड करनी है या बस ऑफ करना है? जी जी, पढ़ते रहें, क्योंकि आज पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया है, हालांकि काफ़ी पढ़ना है अभी तो। ओके सर। आ ये कौम नजीबो चरब दस्त वतर दिमाग है कहाँ रोज़े मकाफात ए खुदाए देरगीर। अल्लामा इकबाल ने किस कौम को कौमे नजीबो चरब जी जी दस्त वतर दिमाग कहा? जी, चरबदस्त कहते हैं हुनरमंद को, और तर दिमाग कहते हैं ज़हीन को। ये अहले कश्मीर के मुतालिक इन्होंने एक नज़्म लिखी थी, उसमें इन्होंने कश्मीरियों के शान में जो है ना ये शेर लिखा था, और ख़ास तौर पर कश्मीरी शाल बड़ी मशहूर है, चरबदस्त और तर दिमाग। आगे जी। हुए गुल ले गई बहरूने चमन, है ना, बहरूने चमन राजे चमन, एक मिनट मैडम क्या साहब, क़यामत है कि खुद इकबाल भी, फूल हैं वो माजिद। एक जी मिनट सर। मैडम साहब, इकबाल भी जो है ना ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। इकबाल के आबा व अजदाद भी कश्मीरी ब्राह्मण थे, ऊंची जात के हिंदू थे, बाद में मुसलमान हुए थे। जब ये इकबालियात का मौजू डिस्कस करेंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी कि इनके आबा व अजदाद कैसे मुस्लिम हुए थे। अच्छा, उसके बाद है कि बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन। ये तो हमारा शेयर डिस्कस हो चुका है, इसकी तशरीह भी हो चुकी है। तो इसमें 2 इख्तियार इस्तेमाल किए गए हैं, चमन और फूल, या चमन और गुल। तो इनके मुतालिक डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट पढ़िए। खुदा को हराम का माल मिला, खुर को असदुल्लाह का लाल मिला, वल्लाह कलाए सरे सरवर हुए हुर, खुला मिला मासूमा का लाल मिला। मीर अनीस के इन अशार से कौन सी सनत शेर मुतरसिक है? मिर्जा दबीर और मीर अनीस ने बेनुकत मरसिये भी लिखे थे, तो ये सनत गैर मनकूत है। इनको हुक्म सनत, हाकम, मैडम साहब, इनको सनत जी सर, आतिला भी कहा जाता है। एनएलएफ आ तो लामत ला, आतिला, सनत आतिला। मनकूता को या गैर मनकूता को या दोनों जी, को? गैर मनकूत को। हुक्म हाकम मर्गे मफाजात, इसका मफहूम मर्ग सर? मुफाजात, मीम पे पेश है, मुफाजात, मुकाफात, मुफाजात। तो हुक्म मुफाजात। हाकिम यानी बादशाह का जो हुक्म है, मर्ग मुफाजात नागहानी मौत जैसा होता है, यानी कि जैसे अचानक मौत आ जाए ना तो बंदा कुछ नहीं कर सकता, मजबूर होता है। इसी तरह अगर बादशाह का हुक्म आ जाए तो मजबूरन मानना पड़ता है। ऐनी गवाह से क्या मुराद है? ऐनी, ऐन देखा हुआ, ऐसा गवाह के जिसने आंखों से कोई वाक्या देखा हो। कोलर का फूल खिलना, जी, हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक दिवाली की रात में एक फूल खिलता है जिसको गोलर का फूल कहते हैं। कहते हैं कि वो गोलर का फूल अगर कोई शख्स देख ले तो वो बादशाह बन जाता है। यानी अनहोनी बात, अनोखी बात, अचंभे की बात।
तो ये गोलर जो है वो एक दिवाली के रात एक फूल खिलता है, तो अगर वो फूल कोई देख ले तो वो बादशाह बन जाता है। ये हिंदुओं की एक मिथ है। नेक्स्ट जी। यानी असातीरी टाइप है ये। जी रेवड़ी के फेर में आना। हाँ, रेवड़ी तो आपको पता है ना, तेल और शक्कर से बनने वाली एक मिठाई होती है, तो वो काफी मेहनत तलब काम होता है रेवड़ी बनाना। तो मेहनत करके यानी किसी चीज के आप तमा में मुब्तला हो जाएं, 99 के फेर में आ जाना, तो जिसकी वजह से फिर मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना। यानी तमा की वजह से जब आप मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, तो ये जो रेवड़ी है ना, एक तो ये शक्कर और तेल से मिलकर बनती है और दूसरा बड़ी मुश्किल से बनती है। तो ये जो रेवड़ी है ये तमे और मुश्किलात की अलामत है। जी नेक्स्ट। रुबा खसाल की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुस्तमिल है? रुबाही या रुबाह कहते हैं लोमड़ी को। लोमड़ी एक ऐसा जानवर है कि जो कि अपनी मकारी और चालाकी के हवाले से मशहूर है। इकबाल ने भी कहा था कि आईने जमा मर्दा हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। रुबा खिसाल, ये लफ्ज खिसाल होता है, अक्सर लोग इसको खसाल पढ़ते हैं या खसाल पढ़ते हैं, वो भी गलत है। रुबा खिसाल, खे के नीचे जेर है। तो रुबा खिसाल का मतलब होगा मकरो फरेब से काम लेने वाला शख्स। ताजी मारा तुर्की कांपा मफहूम। ताजी कहते हैं अरबिक को, जो अरब लोग हैं ना, जो अरब का बशिंदा होता है उसे ताजी कहते हैं, और इसका मुतजाद अजमी है। इकबाल ने भी कहा था ना इकबाल ने क्या कहा था, वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ न आया ये कमाल है न नियाजी न नवाजी। वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ न आया ये कमाल है न नवाजी। वो फरेब खुर्दा शाही के पला हो कर गसूं मैं, उसे क्या खबर के क्या है रह रस्म शाह बाजी। फिर इकबाल कहते हैं, न जुबां कोई गजल की न जुबां से बाखबर मैं, कोई दिल कुशा सदा हो अजमी हो या के ताजी। इसमें अजमी और ताजी दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं जो एक दूसरे के मुतजाद हैं। ताजी कहते हैं अरब के रहने वाला, अजमी कहते हैं गैर अरबी को। तो ताजी, ताजी मारा तुर्की कांपा, इस हवाले से एक दो और भी कहावत और भी मशहूर है। एक कहावत है कि ताजी मार खाए तुर्की आस लगाए, अगर ये आ जाए ना तो तब भी वही लिख देना आपने। ताजी मार खाए तुर्की आस लगाए, या ताजी मारा तुर्की कांपा, या ताजी पर बस न चले तुर्की के कान ईंठे। ये ताजी और तुर्की पर बने हुए मुहावरे और कहावतें हैं, ये तीनों आप याद कर लीजिए। ताजी मार खाए तुर्की आस लगाए, ताजी मारा तुर्की कांपा, ताजी पर बस न चला तुर्की के कान ईंठे। जी नेक्स्ट पढ़ें। अश्के बुलबुल मुहावराती तरकीब है, इसका मफहूम बयान करें। किसी चीज की इंतहाई खफीफ मिकदार। आप अगर बुलबुल को देखें ना तो उसकी आंख से, तस्वीर में देखें, उसकी आंख से एक छोटा सा पानी का कतरा आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल हल्का सा, मामूली सा। इसको कहते हैं अश्के बुलबुल, किसी चीज की इंतहाई खफीफ मिकदार। नेक्स्ट। खुदाई फौजदार। हाँ, ये तो बिल्कुल खुदाई फौजदार, ये यानी कि हर काम में टांग अड़ाने वाला ना, ये तो आसान है। 99 के फेर में पढ़ना, ये आप बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट पढ़ें। वही ढाक के तीन पात।
अच्छा, ये आपने कभी लफ्ज ढाका सुना है? जो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, इसको ढाका क्यों कहते हैं? नहीं सर, आप तफसीर बता दें। ये जो ढाक है ना, ये दरअसल एक दरख्त का नाम है जिस पर फूल खिलता है, सुर्ख भी होता है, सफेद भी होता है। ये ढाक का जो पौधा है ना, ये पूरे हिंदुस्तान में वसी पैमाने पर मौजूद है और ख़ास तौर पर ये बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसी ढाक के पौधे की निस्बत से इसको ढाका कहा जाता है। इस ढाक के फूल बल्कि पत्ते, ढाक के पत्ते की एक सिफत ये है कि ये जो ढाक का पत्ता होता है इसके हमेशा 3 कोने होते हैं। ये जो हिंदू सन्यासी थे ये कहते थे कि ढाक का फूल खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता। और कई जमाने में या आजकल भी कुछ जगहों पर आप चले जाएं, वो जो रसगुल्ला होता है, मिठाई होती है, हिंदुस्तान में खास तौर पर और पाकिस्तान में आम तौर पर आपको एक पत्ते में वो लपेट के देते हैं या रख के देते हैं। वो पत्ता दरअसल ढाक का पत्ता होता है। रसगुल्ले या गुलाब जामुन को उसी ढाक के पत्ते पर रख कर देते हैं। अच्छा, इसी ढाक के पत्ते से अद्वियात भी बनाई जा रही है। अच्छा, ये जो ढाक का पौधा होता है इसके जो फूल होते हैं दादी ये पान कभी भी तो लपेटते हैं इसमें। नहीं, वो और पत्ता होता है, वो पान का होता है, वो पान का पत्ता होता है। अच्छा, ये आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि वो जो काली माता होती है, काली देवी होती है ना, उसके गले में फूलों की एक माला डाली गई होती है और वो फूल जो है वो आमतौर पर सुर्ख या जर्द रंग के होते हैं। ये फूल दरअसल उसी ढाक के होते हैं। इनके पत्तों से हिंदुस्तान में बर्तन भी बनाए जाते हैं, यानी इनके पत्तों को काट कर तीलियां बनाई जाती हैं और उन तीलियों से फिर बर्तन बनाए जाते हैं। मेरे ख्याल में काफी है इतना आज मैडम साहब, ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी फरमाइए, क्या क्वेश्चन है? ये जो आपने कहा वही डाक के 3 पात, तो अब ये जो मिसल है ये इस्तेमाल इसका तरीकाकार क्या होता है, कैसे किस तरह मौके पर सेम कंडीशन में रहना, हालत जूं की तूं रहना। अच्छा ठीक है सर, ओके मामला सही है, मेहरबानी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सही। अल्लाह